अब टॉपिक डालो पशुओं में बीमारियों का वर्गीकरण। बीमारियां कितने कितने प्रकार की होगी शॉर्ट में बताएंगे तो ज्यादा है ना, तुम्हारे लेवल का इतना ही है जितना हमें पढ़ा रहा हूँ ना, ज्यादा ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं। पशुओं में बीमारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पशुओं में बीमारियों को कई तरीके से बांटा जाता है, जैसे कि रोग के कारक के आधार पर। पहले समझा दे थोड़ा सा, या कोई 5 तरीकों से नापा जाता, वर्गीकरण किया जाता है बीमारियों का रोग के कारक के आधार पर। मतलब रोग का कारण क्या है, तो इसके बारे में बता देते हैं पहले। जैसे संक्रामक रोग, जो वे बीमारियां जो जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होती है, वो सब संक्रामक रोग है। दूसरे है सांसर्गिक रोग, ये बीमारियां भी कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु से ही होती है, लेकिन ये छूत की बीमारी होती है, मतलब फैलती है। ठीक है, और दूसरी है, तीसरा इसका प्रकार है अन्य अन्य जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है ना, ये सब है ना, तो रोग के कारण के आधार पर है ना, इसको लिख देते हैं पहले, एक एक लिख के जाते हैं। ठीक है ना, रोग के कारण के आधार पर, रोग के कारण के आधार पर, कारक है ना सर? हाँ कारक, रोग के कारक, रोग के कारक क्या है, एजेंट है ना। इसमें नंबर 1 लिखो आप, संक्रामक रोग है ना। इन्फेक्शियस डिजीज है ना, तो इसमें डायरेक्ट लिख लो बस। ये इसमें को बीमारियां आती हैं जो जीवाणु, विषाणु, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ, से होने वाली सभी बीमारियां। समझ में आ गई ना भाई ये? सभी संक्रामक बीमारियां, सभी संक्रामक बीमारियां जो बीमार पशु से स्वस्थ पशु में भेज जाती हैं, वो सभी कैसी कहलाती है, संसर्ग बीमारियां। ठीक है, बीमार पशु से स्वस्थ पशु में भेज जाती है।
पे लिख रहे हो, वह सभी संक्रामक बीमारियां जो बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाती है। मतलब ये भी होती तो है ना, जीवाणु विषाणु कवक और प्रोटोजोआ से ही होती है, लेकिन ये फैलने वाली होती है। और इसमें तो सारी आती है, लेकिन इसमें दोनों होती है, बिना फैलने वाली भी और फैलने वाली भी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। संक्रामक रोग तो जो सभी जीवाणु विषाणु कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैल भी सकती है। ये एक पॉइंट और लिख लो, एक मतलब स्वस्थ बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती है। ठीक है, ये पॉइंट और लिख लो तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें इन दोनों में फिर अंतर पता लग जाएगा आपको, है ना। बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैल भी सकती है और नहीं भी फैल भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और जो फैलेगी और जो बीमारी अगर फैलेगी तो वो कंटेजियस डिजीज में आ जाएगी। ठीक है, आया इसमें सभी को समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी जो सांसर्गिक रोग हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। सही है, लेकिन सभी संक्रामक रोग सांसर्गिक रोग नहीं होते हैं, है ना। लिख लो इसको भी, एक पॉइंट को लिख लो यहाँ पर, सभी संसर्ग रोग संक्रामक रोग होते हैं। सभी संसर्ग रोग संक्रामक रोग होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग संसर्ग रोग नहीं होते हैं। लिख लिया सबने? अब इनको और एक छोटी लाइन में, जो एक बहुत ही शॉर्ट जुमले में आपको समझाता हूँ कि सभी बीमारियां जो है ना, वही जो एजेंट कारक है जीवाणु विषाणु और प्रोटोजोआ से होती है, लेकिन जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है वो सांसर्गिक रोग हो जाते हैं, और जो नहीं फैलती वो मतलब फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती। तो सभी संक्रामक रोग हो गए, और जो फैलेगी एक पशु से दूसरे पशु में वो संसर्ग रोग हो गए। ठीक है, एक तीसरा लिखो, इसी में अन्य रोग है ना, यहाँ पे लिखो अन्य, है ना। अन्य रोग जैसे पोषण की कमी से होने वाले रोग, पोषण की कमी से होने वाले रोग। तो मतलब अपन जब वर्गीकरण कर रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, अपन ने वर्गीकरण किया है रोग के कारण के आधार पर, कारक के आधार पर। तो सारी बीमारियां कवर होनी चाहिए, तो सारी अधिकतर बीमारियां तो इसमें हो गई, और दूसरी बीमारियां जो होती है अन्य में डाल दिया, अन्य में जितनी भी है ना, तो पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, है ना, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, और जितनी भी बीमारियां बची है ना, जैसे अनुवांशिक बीमारियां, ये भी सब। अब उसमें अनुवांशिक बीमारियों में तो कोई एजेंट है ही नहीं, एजेंट तो नहीं है ना अनुवांशिक बीमारियों में, कोई कवक जीवाणु विषाणु नहीं है ना। ठीक है, तो तीसरी बीमारी इसी में लिख लो, तीसरा प्रकार इसका लिखिए ना यहाँ तक, है ना, अन्य बीमारियां। इसी में तीसरा प्रकार है, तो रोग के कारण के आधार पर, रोग के कारक क्या है,
तो एक तो हो गए संक्रामक बीमारियां जो संक्रमण से होती है, और जो संक्रमण से तो हो रही है लेकिन एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई वो संसर्ग बीमारियां। ठीक है, ये पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, जैसे कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में वक्रता, है ना। कैल्शियम की कमी जिनके रहती है ना तो उनकी हड्डियां मुड़ जाती है। और अन्य बीमारियों में बोल तो जैसे अनुवांशिक बीमारियां, अभी इनके बारे में पढ़ाएंगे ना। अनुवांशिक बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियों का कोई उदाहरण बता सकता है? अनुवांशिक जो मतलब जीन्स पे डिपेंड करती है ना, माता पिता के जीन्स पे। नाम सुना है किसी ने? उदाहरण बताओ। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, मांगरोल में भी उपस्थित है इसका उदाहरण, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम सुना है? वो लड़कों में ज्यादा होता है, वो खून रक्त का थक्का नहीं जमता उनके, सुना है? मांगरोल में है किसी के, है ना। अनुवांशिक बीमारियां या जैसे जन्मजात, ये सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जन्मजात बीमारियां जो जन्म से हो जाती है, यानी कि उस जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ से ही संक्रमण लेके आता है, जन्म से हो जाती है। तो इसमें पूरी बीमारियां कवर हो गई ना भाई। ये अपन ने वर्गीकरण किया था रोग के कारक, है ना। एक तो है संक्रामक कारक जो संक्रमण कर रहे हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। उसके आधार पर दो बांट दिए अपन ने, है ना, संक्रामक। और जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही है वो संसर्ग। और अन्य जो किसी पोषक तत्व की कमी से हो जाती है वो अन्य बीमारियां, जैसे पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में वक्रता, अनुवांशिक रोग और जन्मजात रोग। लिख लिया सबने? दूसरा वर्गीकरण लिखो, रोग से पीड़ित, है ना, रोग से पीड़ित अंग के आधार पर, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर कैसे बांटेंगे अपन? जैसे कोई रोग है वो तो लोकल है, मतलब जैसे फोड़ा हो गया तो वो यहीं पे रहेगा, पूरे शरीर को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। ठीक है, पहले समझ लो ना भाई। इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया, स्थानीय और साधारण। स्थानीय बीमारी, स्थानीय मतलब, स्थानीय का मतलब है जैसे फोड़ा हो गया तो वो यहीं पे रहेगा, दूसरी जगह तो नहीं जाएगा खिसक के। किसी ने थनैला बीमारी का नाम सुना है? थनों में सूजन आती है पशुओं के, तो उनका दूध फटने लग जाता है। कभी कभी अपना दूध वाला आता है तो अपन कहते हैं ना दूध गर्म करते ही फट गया, तो वो क्या इन्फेक्शन हो जाता है दूध में, तो उसमें ना थनों में सूजन आता है, थनों में सूजन भी आ जाती है पशु के। तो उसमें जो है थनी प्रभावित होंगे ना, वही थन से खिसक के सूजन आगे पीछे तो नहीं जाएगी। थनैला बीमारी में पशु के थनी प्रभावित होंगे, तो वो तो हो गई स्थानीय, है ना। एक हो गई साधारण, यानी कि सामान्य, जो पशु के पूरे शरीर को प्रभावित करेगी। जैसे पशु में किसी वजह से बुखार आया, इन्फ्लुएंजा की वजह से बुखार आया, तो पूरे शरीर में बुखार आएगा ना, तो वो क्या हो गई? साधारण बीमारी। आगे समझ में? दोबारा बताऊं, है ना। तो इसके आधार पर, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। लिख दो पूरा है ना। एक तो है स्थानीय, है ना, यानी कि लोकलाइज्ड,
स्थानीय रोग, पशु के किसी खास हिस्से को प्रभावित करते हैं, खास हिस्से या खास भाग को प्रभावित करते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो भाई जोर से बोलो, इधर लड़के तो बोलते नहीं, जोर से बोलो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? जैसे थनेला है ना, आ रहा है ना समझ में? भाई ये स्थानीय रोग है, तो मतलब जहाँ खास हिस्से कोई प्रभावित करने है, ठीक है। जनरलाइज जो है ना, पशु के पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, पशु के पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा बुखार, इन्फ्लुएंजा बुखार मतलब रोग से पीड़ित अंग के आधार पर अगर किसी खास हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं तो वो स्थानीय रोग है, ठीक है। आजा है ना, जैसे फोड़ा हो गया, हर्निया, थनेला। फोड़ा तो हमने है ना, फोड़ा जान ही गए, थनेला का कारण बता दो। हर्निया क्या होता है, किसी एक अंग का जो दूसरी कैविटी में चला जाता है, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ से वो दूसरी कैविटी में चला जाता है भाई, इसको हर्निया बोलते हैं, है ना। और साधारण रोग वो रोग हैं जो पशु के पूरे शरीर को ही प्रभावित करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा बुखार, ठीक है। कल पढ़ाएंगे, है ना। रोग के कारण के आधार पर क्या क्या नाम थे? एक तो संक्रामक यानी कि जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस से होती है ना। और दूसरी संसर्ग या सांसर्गिक बीमारियां जो होती तो संक्रामक ही है, लेकिन एक पशु से दूसरे पशु में एक से ज्यादा है, ठीक है। इसे छूत की बीमारी भी कहते हैं। उसमें देखते कल कौन ने लिखाया था, छूत की बीमारी भी बोलते हैं, संसर्ग वाली है ना, या सांसर्गिक रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलेगी तो उसे छूत की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो, उसको कल ने लिखाया था, छूत की बीमारी भी कहते हैं। भाई वो एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई ना तो छूत की बीमारी है ना, छूत की बीमारी भी कहते हैं। फैल दी है ना, ये छुआछूत नाम सुना होगा ना, वहीं से छूत की बीमारी है ना। और एक तीसरा इसका प्रकार क्या था, अन्य बीमारी जो जैसे किसी पोषण की कमी से हो रही है ना, कोई बीमारी जन्मजात हो रही है, कोई एलर्जी बीमारी, अन्य बीमारियां है ना, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, जैसे कैल्शियम की कमी से अस्थियों में वक्रता आ जाती है ना, तो ये सब अन्य बीमारियां है ना। और दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर था, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर, है ना। दूसरा कौन सा था, यही था, है क्या कोई और था दूसरा? यही था, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर। इसमें क्या था, एक तो साधारण है ना, एक तो साधारण और एक था स्थानीय। स्थानीय तो मतलब जो जहाँ रहता है वहीं रहता है ना,
दूसरा साधारण जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है, बोलने की आवाज नहीं आनी चाहिए है ना, ठीक है। इसमें तो जैसे फोड़ा हो गया है ना, थनेला हो गया, ये लिखा था थनेला, हर्निया है ना, फोड़ा, यहाँ तक पढ़ा दिया था। और साधारण में इन्फ्लुएंजा, कौन सा इन्फ्लुएंजा है, बुखार आना है ना, इन्फ्लुएंजा लिखा था मेरे को, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और तीसरा कौन सा वर्गीकरण बताया था, नहीं पढ़ाया तीसरा, अच्छा। तो तीसरा वर्गीकरण है रोग की अवधि के आधार पर, की अवधि एवं प्रकोप के आधार पर, ठीक है, प्रकोप के आधार पर। तो रोग, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते फिर लिख लेना भैया ना। रोग की अवधि एवं प्रकोप के आधार पर मतलब वो कितनी, कैसा प्रकोप दिखाता है, वो कितनी अवधि तक रहता है, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है अति उग्र, है ना, यानी कि पर एक्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं पर एक्यूट। अति उग्र जो मतलब अचानक आता है और पशु में पूरे लक्षण भी शो नहीं हो पाते हैं, पशु के पूरे लक्षण भी पशु में जिस बीमारी के डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो पशु अचानक ही मर जाता है, पता ही नहीं लग पाता किस वजह से मरा। इसमें आता है एंथ्रेक्स, ठीक है, ये तो हो गया अति उग्र। एक होता है उग्र, ये भी अचानक से आता है, थोड़ी देर रहता है, कुछ लक्षण दिखाता है ना। और उसके बाद आता है उप उग्र, यानी कि उप उग्र क्या होता है कि धीरे धीरे आता है और काफी समय तक पशु के अंदर रहता है, लक्षण विकसित होते हैं, लक्षण पूरे दिखते हैं। एक होता है क्रोनिक, ठीक है, यानी कि चिरकालीन, चिरकालीन रोग जो है धीरे धीरे डेवलप होंगे और काफी लंबे समय तक रहेंगे उसके लक्षण। अच्छा, इससे पहले जो बताया था उप, वो भी अचानक तेजी से आएगा, लेकिन लक्षण उसके काफी समय तक रहेंगे। आगे समझ में आप, तो ऐसा करते हैं, इसको एक चार्ट बना के समझ लेते हैं, है ना। चलो तो सारे प्रकार लिख देता हूँ, पहले मैं उसके रोग के एक वर्गीकरण है रोग के विभाजन के आधार पर, ठीक है, रोग के विभाजन के, बाकी तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो वर्गीकरण है रोग के आरंभ के आधार पर, ठीक है, जितने ज्यादा डिटेल में पढ़ाई है, रोग के आरंभ के आधार पर आप कुछ भी लिखो, है ना। तो अपन तीसरा प्रकार पढ़ाएंगे रोग की अवधि एवं प्रकोप के आधार पर, ये चल रहा था अपने, ठीक है। तो ऐसा करो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप एक चार्ट देख सकते हो ना। तीसरा वाला था ना रोग, रोग प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, ठीक है, रोग प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, ठीक है। तो इसमें लिख लो आप 4 भागों में बांटा गया है ना, 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, बस आगे को आप आगे अंडरस्टूड है ना, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो अपन चारों के ही नाम लिख लेते हैं और एक चार्ट, ठीक है, ये अच्छा रहेगा ना। कैसे बना लो आप ही चार्ट, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना चाहिए ना।
प्रकोप, ये सब प्रकोप दिखाता है वो मतलब है ना। और अवधि कितने समय तक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका एक उदाहरण लिखेंगे, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बताया था मैंने, अति उग्र, यहाँ पे प्रकार को लिखेंगे, ठीक है, प्रकार इस प्रकार का है, ठीक है। तो नंबर 1 पे था रोग का प्रकार, जैसे एक है अति उग्र, है ना, इंग्लिश में भी लिख सकते हो पर अक्यूट। तो रोग का प्रकोप कैसा रहेगा, अचानक आक्रमण होगा, अचानक आक्रमण होता है और पूरे लक्षण जो है बीमारी के पूरे लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं, बीमारी के पूरे लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। पूरा सेंटेंस आप कर लेना, ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिखते जा रहे हो ना। अचानक आक्रमण होता है, पूरे लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं और पशु जो है अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक बिना लक्षणों के ही अचानक मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। ये है जो कम समय तक ही रहता है, बहुत कम समय, ठीक है, बहुत कम समय तक रहता है, पता ही नहीं लगता, बहुत कम समय के लिए आती है बीमारी, मतलब, ठीक है। जैसे भेड़ों में एंथ्रेक्स होता है, अति उग्र, इसके बाद उग्र यानी कि एक्यूट, इनका भी कोई अचानक आक्रमण होता है, अचानक आक्रमण होगा और इसमें लक्षण विकसित होंगे, लक्षण विकसित होते हैं ना, विकसित हो जाए, अच्छे से लक्षण दिखेंगे, लक्षण विकसित हो चुके हैं ना। ये थोड़े समय के लिए रहती है, ठीक है, थोड़े समय के लिए रहती है। इसका उदाहरण देखो आप, गला घुंटू एवं लंगड़ा बुखार, गला घुंटू एवं लंगड़ा बुखार, ठीक है। आ रहा है ना भाई समझ में? एक होती है उग्र, यानी कि सब इनका भी अचानक ही आक्रमण होगा, ऐसे लिख लो, पूरा अचानक आक्रमण होगा, लक्षण भी पूरे विकसित होंगे, ठीक है, लेकिन ये लंबे समय तक रहती है, ठीक है। ये जो लंबे समय तक रहती है ये बीमारी पशु है, और पशु इसमें जो है काफी दिन तक बीमार रहता है, ठीक होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। इसका उदाहरण है खुर पका मुंह पका रोग,
आ गया ना भाई। एक होते हैं चिरकालीन रोग यानी कि क्रोनिक, ये अचानक नहीं आते हुए, ये धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे आक्रमण करते हैं, धीरे धीरे आक्रमण करते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये काफी समय लेते हैं विकसित होने में और काफी लंबे समय तक रहते हैं, ये काफी लंबे समय तक रहते हैं, काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे क्षय रोग, क्षय रोग का नाम सुना है? जब मैंने पहली बार ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ाने का। हाँ, टीबी भी पर इसी का उदाहरण है, टीबी भी लिख लो, ठीक है? टीबी भी इसी का उदाहरण है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अति उग्र तो क्या होगा, इतना ज्यादा भयानक होता है कि ना अचानक आक्रमण तो तीनों का ही होगा। जहाँ एक भी आ गया ना तो ध्यान रखो, आक्रमण तो बहुत अचानक होगा और इसमें तो लक्षण ही विकसित नहीं होंगे और इसमें लक्षण विकसित होंगे, ठीक है? और इन दोनों में फिर क्या अंतर है, ये थोड़े समय के लिए रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा। आ रहा है समझ में? फिर यहाँ जब इसको डायरेक्ट लिखते ना, अति ये काफी अचानक आक्रमण होता है, पूरे लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं, तो है ना समझ में नहीं आता। सर ये चिरकालीन है ना? चिरकालीन, चिरकालीन, चिरकालीन बड़े की मात्रा में नहीं रहे चिरकालीन, अच्छा रहने लगा चिरकालीन रोग है ना, ऐसे मिस्टेक होती रहती है। आ रहा है ना भाई, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो कुछ। अभी तो तुम्हें क्या है कि अब हमें तो इन बीमारियों को हमने देखा भी है, तो हमें इनका पूरा अनुभव हमारे तो ये बसे हुए हैं दिमाग में, है ना? तुम्हें तो पूरा समझना पड़ेगा, है ना? ये आपको मेरी टेबल बना दी, ऐसी टेबल आपको कहीं बनी हुई नहीं मिलेगी किताबों में, ठीक है? हमने भी पढ़ा था जब, तो हमें भी टेबल नहीं मिलती, डायरेक्ट टू पॉइंट। चौथा प्रकार है रोग के आरंभ के आधार पर, ठीक है? रोग के आरंभ के आधार पर कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? रोग के आरंभ के आधार पर, ठीक है? थोड़ा सा समझ लो पहले, तो लिखना बाद में, है ना? रोग के आरंभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है भाई, ठीक है? एक तो होता है पैतृक रोग, है ना? पैतृक यानी कि हेरिडिटरी, यानी कि माँ बाप से बच्चों में आते हैं, ठीक है? इसका उदाहरण बताया था मैंने कल, हीमोफीलिया, है ना? और दूसरे कौन से होते हैं? जन्मजात रोग। ये जो जन्मजात रोग होते हैं इनमें क्या होता है, जब पशु माँ के गर्भाशय में होता है तभी उसके संक्रमण हो जाता है, ये संक्रमण से होता है। जो इसको पहले बताया ना हेरिडिटरी, वो जीन में डिफेक्ट के कारण होता है ना? जीनों, ठीक है? अनुवांशिकी में पढ़ा हुआ ना थोड़ा सा, है ना? तो जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो पैतृक रोग में आते हैं, भैया ना? रोग का आरंभ कहाँ से हो रहा है? माँ बाप से आरंभ हो गया, उनके अंदर जीन ही ऐसी बन गई, तो वो कैसे हो जाएंगे? पैतृक रोग, हेरिडिटरी, है ना? या अनुवांशिक रोग। दूसरा है जन्मजात रोग, यानी कि जन्मजात जो माँ से जिससे बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है किसी भी बीमारी का, जब वो माँ के गर्भ में होता है, ठीक है? और दूसरा है अर्जित रोग। अर्जित रोग यानी कि जो जन्म के बाद पशु में रोग होंगे, जन्म के बाद संक्रमण से होने वाले रोग, जो भी जन्म के बाद होंगे वो अर्जित रोग हो गए, ठीक है? आया समझ में? ये दोबारा बताओ, एक बार और बता दो। एक तो है पैतृक रोग, जो माँ बाप के जीनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? पैतृक रोग, है ना? और दूसरे हैं जन्मजात रोग, जो गर्भस्थ शिशु को उसकी माँ से संक्रमण के कारण होते हैं। और तीसरे प्रकार के रोग है उपार्जित रोग,
उपार्जित यानी कि जिनको जन्म के बाद पशु को होने वाले रोग, जन्म के बाद जैसे कैल्शियम की कमी से कोई रोग हो गया, विटामिन बी की कमी से हो गया, या कोई इन्फेक्शन से हो गया, तो आगे सारी बीमारियां कवर हो गई। इसमें भी हर एक क्लासिफिकेशन में सारी बीमारियां कवर होगी, ठीक है, लेकिन इनका आधार अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, रोग के आरंभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में, ठीक है, आगे नहीं लिखूंगा। नंबर 1 है पैतृक रोग, पैतृक यानी हेरेडिटरी, पैतृक रोग, माँ बाप यानी कि पैतृकों से शिशु में होने वाले रोग, शिशु में होने वाले रोग पैतृक रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका, हीमोफीलिया। और एक उदाहरण आप बता सकते हो, आपने अनुवांशिकी चल पढ़ाई है ना साइंस में, अनुवांशिकी पर देखी थी मैंने, एक गुणसूत्र बना हुआ था, मैं एक दिन आया हूँ इसको, ऐसा गुणसूत्र ऐसा बना हुआ था भाई, हिस्सा ऐसे होता है क्रोमोसोम है ना, तो कुछ ऐसे 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 है ना, ठीक है, ऐसा बना हुआ था, उनका अनुवांशिकी चल रही है ना। हीमोफीलिया एवं मिर्गी भी इसी में आता है भाई, मिर्गी की बीमारी जो होती है ना किसी को, लिया। दूसरे होते हैं जन्मजात, गर्भस्थ शिशु को मां से होने वाले रोग, गर्भस्थ शिशु को मां से होने वाले रोग, गर्भस्थ शिशु को मां से होने वाले रोग, इसका उदाहरण क्षय रोग, आपको उदाहरण तो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरा क्या बताया था, उपार्जित या अर्जित, एक ही बात है, उपार्जित रोग, उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड, एक्वायर्ड केस में बाहर से एक्वायर्ड रोग, जन्म के बाद होने वाले सभी रोग। तो आगे आ रहे हैं बात, आपको समझ में आ रही है बातें। पशुओं में जन्म के बाद होने वाले सभी रोग, बोर्ड के सामने आ जाता हूँ क्या मैं, हैं पूरा ही सामने आ जाता हूँ। तो और टीचर लिखते हैं जब भी, तो आते हैं सामने से, आधा शरीर उधर रह जाता है, हैं सब आते हैं। नहीं मुझे ऐसा लगता है अपन लिखते हैं जब सामने आए। रोग के विभाजन के आधार पर, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, क्या है ना, रोग के विभाजन के
इसके आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रोग के विभाजन, रोग का विभाजन कर रहे हैं अपन क्षेत्र के आधार पर जो। ठीक है, तो एक तो होती है स्पोरडिक। स्पोरडिक का मतलब है विकिरण रोग। विकिरण रोग का मतलब है, स्पोरडिक का मतलब होता है कभी कभी हो जाते हैं जो रोग, कभी कभी फैलते हैं। ठीक है, स्पोरडिक का नाम इंग्लिश में ज़्यादा वो रहता है विकिरण। विकिरण का मतलब ये है ना, कभी किरणें निकल जाती हैं, विकिरण रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको अच्छे से याद होगा, रेबीज। अभी अपने गांव में भी रेबीज फैल गया था ना, कुछ कुत्तों ने बच्चों को पकड़ लिया था। स्पोरडिक बीमारी बोलते हैं, वो कभी कभी आती है ना। अपने यहाँ में 10 सालों से लगभग, तो अभी नजर आया मुझे भी, है ना, समझ में आया। स्पोरडिक यानी कि विकिरण रोग। ठीक है, एक होते हैं इंडिजिनस रोग, यानी कि किसी राष्ट्र के पशुओं में होने वाले जन्मजात रोग, इंडिजिनस, है ना। देसी रोग, देसी बोलते हैं, देसी रोग, इंडिजिनस। ठीक है, ये जन्मजात होते हैं, किसी राष्ट्र में ही होते हैं, लेकिन इस राष्ट्र में होते हैं, दूसरे राष्ट्र में नहीं होंगे, तो ये देसी रोग। ठीक है, एक होते हैं एक्जोटिक। एक्जोटिक रोग मतलब वो रोग होते हैं जिनको अपन विदेश से कोई जानवर खरीद के लाते हैं, तो वो बीमारी हमारे देश में पहले नहीं थी, फिर बाद में आ जाती है। इनको बोलते हैं एक्जोटिक, यानी कि विदेशज रोग। इसका उदाहरण है दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। ठीक है, हाँ, घोड़े में आ गई थी बीमारी, पहले भारत में नहीं पाई जाती थी। 3 तो समझ में आ गया आपको? कौन कौन से बताए मैंने? एक तो स्पोरडिक यानी कि विकिरण रोग, जो कभी कभी होंगे, हमेशा नहीं होंगे, सीजन होता है उनका, है ना। एक बताया देसी रोग, किसी राष्ट्र में होने वाले जन्मजात रोग। और कौन सा बताया? विदेशज रोग, एक्जोटिक, जो अपन विदेश से जानवर खरीद के लाते हैं, उनसे किसी देश में जब बीमारी आ जाती है, विदेशज। 3 हो गए, तो इन 3 को लिख लो पहले, फिर बाद में है जो अपन लिखाएंगे आगे। सबसे पहले कौन सा बताया था? है ना, यानी कि विकिरण। 3 लिख लेते हैं, 3 बाद में बताएंगे वो। ठीक है, स्पोरडिक लिख लो, नोट कर लो भाई। विकिरण हो कभी कभी होने वाले रोग। ठीक है, कभी कभी होते हैं, लिखते जाओ, कभी कभी होने वाले रोग। कभी कभी अकस्मात हो जाते हैं, ये ना, अकस्मात ही लिख लो, कभी कभी अकस्मात ही हो जाते हैं। उसका उदाहरण लिख दो, रेबीज। एक और कौन सा बताया था? विदेशज यानी कि एक्सोटिक रोग। इसको ऐसे लिखो आप, एक देश से दूसरे देश में, मतलब एक देश से पशु खरीदने पर दूसरे देश में होने वाले रोग। एक देश से, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? विदेशी नस्ल खरीदते समय देश में होने वाले रोग। इसका क्या उदाहरण बताया था हमने? दक्षिणी अफ्रीकी, दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। सभी को देसी
है ना, ये आगे भी काम आएगा। देसी का मतलब इंडिजिनस। किसी राष्ट्र के पशुओं में होने वाले जन्मजात रोग। दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। आ रहा है समझ में आपको? लिख लो भैया, यहाँ पर लिख लो। ये समझे? अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये इंडिजिनस रोग में जैसे जापान में के हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे अभी भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनके जीन में डिफेक्ट आ गया है ना। तो वो उदाहरण लिख सकते हो, उसमें आता है इंडिजिनस। ये वहीं पे हो रहा है, अपने यहाँ तो नहीं होगा ना, आ गया ना। किसी राष्ट्र में के पशुओं में होने वाले जन्मजात रोग, उनके जन्म से ही रहेंगे। वहाँ पे बच्चे कई तरीके से डिफेक्टिव पैदा होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई अपंग होते हैं। आगे समझते हैं, मिटाते हैं। इसमें एक तो है महामारी, पशु महामारी। मतलब ये बहुत बड़े एरिया में, मतलब एक देश, दो देश, तीन देश, कितने ही देशों में, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में होने वाली बीमारी जो होती है ना, उसे बोलते हैं पशु महामारी। एक होती है स्थानीय महामारी, किसी राष्ट्र के विभिन्न पशुओं की विभिन्न जातियों में होने वाले रोग को है स्थानीय महामारी, ठीक है। एक होता है प्लेन ड्यूटी, प्लेन ड्यूटी की है। अब इसमें ना जो मैंने स्थानीय बताए थे, वो तो किसी राष्ट्र की विशेष नस्लों अथवा जातियों में होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़े क्षेत्र में होंगे। और जो इससे पहले बताए थे मैंने एपी ड्यूटी, इसमें जो बीमारी होगी ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगी। और इसके बाद क्या बताया कि स्थानीय महामारी, मतलब स्थानीय का मतलब ये छोटे क्षेत्र में फैलेगी और उस क्षेत्र के विभिन्न पशुओं की विभिन्न जातियों में फैलेगी, ठीक है। और एक बताया था प्लेन ड्यूटी। अब ये और कम क्षेत्र में फैलेगी, किसी राष्ट्र के पशुओं की विभिन्न जातियों में होने वाले, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। देखो इसको थोड़ा सा है ना चार्ट बना के समझ लेते हैं। ये तो मैंने बताई महामारी, है ना, पशु महामारी, ठीक है। पशु महामारी एपी ड्यूटी बोलते हैं इसे, है ना, एपी ड्यूटी को पशु महामारी। एक ये उसी के इससे चल रहा है आगे ना, एक स्थानीय महामारी। अच्छा चौथा है ये 5 और 6, ठीक है। स्थानीय यानी कि एन ड्यूटी, अभी इनको समझा देंगे अपन, ठीक है। स्थानीय महामारी, छठा क्या बताया था, प्लेन ड्यूटी। इसको प्लेन ड्यूटी ही रहेगा ये, प्लेन ड्यूटी। इसका हिंदी शब्द नहीं मिला, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझ लो आप, ये तो बहुत बड़े क्षेत्र में होती है ये ना, बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में होती है। एक देश, दो देश, कितने भी देश हो सकते हैं। और इनमें लक्षण भी एक समान होते हैं, ठीक है, लक्षण भी एक समान होते हैं।
स्थानीय है ना किसी स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के पशुओं में होने वाली है ना, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा आसानी से। और पेन ड्यूटी तो है राष्ट्र विशेष में, राष्ट्र विशेष के पशुओं में होने वाली बीमारी। अब आया समझ में? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखी है। आ रहा है समझ में? पशु महामारी ये तो बहुत बड़े क्षेत्र में हुई गई है ना, आधी दुनिया की कवर होती है पूरी दुनिया, है ना। और लक्षण भी एक समान होंगे। तो और एनजीटी यानी कि स्थानीय महामारी, यानी कि स्थानीय क्षेत्र में होने वाली बीमारी है, स्थानीय क्षेत्र के पशुओं में होगी, ठीक है। स्थानीय का मतलब ये इसमें भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन जैसे हम मान लिया अगर अपन वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कोटा को अगर देखें, कोटा संभाग है, अगर कोई बीमारी यहाँ पे फैल रही है तो एनजीटी हो गई। अभी जैसे लंपी स्किन डिजीज आई थी, तो वो भारत में थी, भारत में भी ज़्यादातर राजस्थान में थी। फिर राजस्थान से जो एरिया जो राज्य लगे हुए हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके भी बॉर्डर एरिया में थी, फिर उसके आगे नहीं फैली, ठीक है। तो ये स्थानीय हो गई ना। और पेन ड्यूटी, और ये तो किसी राष्ट्र विशेष के पशुओं में होती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। आप घर जाके इसको समझोगे ना, थोड़ा वीडियो देख लेना समझने के लिए, है ना, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ा दें, मिटा दूँ ये? सर आएगा तब पढ़ा दो।